हमारे समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो इस दुनिया में जन्म लेता है, यहाँ की प्रकृति का लुत्फ उठाता है, अपने इर्द गिर्द की संरचनाओं, अपने इर्द गिर्द के आविष्कारों का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वो कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने के बाद अपनी एक अलग दुनिया में जाने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और इस संसार को देकर जाते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी शख्सियतें भी आती हैं, जन्म लेती हैं, जो अपने के लिए नहीं पूरे संसार के लिए जीती हैं। जो आमवासी होते हैं, आम संसार वाले होते हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी दर के लिए एक बहुत बड़ा वरदान देकर चली जाती है। और वो ऐसे लोग सदियों में नहीं, युगों में ही पैदा होते हैं। और पता है ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसी शख्सियतों के नाम ये होते हैं बेवकूफ, जुनूनी, पागल, मंदबुद्धि। और हमारी एक बहुत अच्छी कहावत है, बहुत अच्छी पंक्ति है ना कि दुनिया तो पागलों ने ही बदली है। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो सबसे पहले पूरी कोटनाला परिवार की पूरी टीम की ओर से आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान यीशु का आशीर्वाद, ब्लेसिंग उनके हमेशा सदैव हर किसी पर बनी रहे। और आज आप में से बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि आज के दिन 25 दिसंबर को एक महान शख्सियत का भी जन्म हुआ था इस संसार में। और ऐसी शख्सियत थी जो जैसे वो पैदा हुए थे तो डॉक्टरों ने तक मना कर दिया था कि ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि वो इनमेच्योर, अविकसित बच्चा पैदा हुआ था। और डॉक्टरों ने ये तक कह दिया था कि यदि अगर इसको किसी भी प्रकार से बचा लिया गया तो ये आगे आने वाले टाइम पे भीड़ ही करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मंदबुद्धि पैदा होगा। अगल बगल के जितने रिश्तेदार, जितने करीबी थे, सबने कह दिया था कि इसको बचाना बेकार है, फिजूल है, क्योंकि ये भीड़ ही करेगा यहाँ पर। लेकिन भगवान ने उनके लिए कुछ और सोचा था। भगवान ने सोचा था कि ये मंदबुद्धि, ये अविकसित बालक आने वाले टाइम पे इतनी बड़ी सौगात देकर जाए पूरे विश्व को कि आज की डेट में आधुनिक समय में भी सुई से लेकर संबल, या एक जो साइकिल चलती है, साइकिल से लेकर जो विमान उड़ते हैं, जो रॉकेट बनते हैं, उन पर भी उनका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, जितनी बड़े बड़े पुल बनते हैं, डैम बनते हैं, उन पर उनका डायरेक्टली उनका असर रहता है। तो इतने बड़े महान वैज्ञानिक हो जो बिल्कुल कुपोषित पैदा हुए थे, अंतरिक्ष को गहराई तक टटोलने वाले एक महान गणितज्ञ, एक महान ज्योतिष, एक महान भौतिक और एक महान दार्शनिक, जिन्होंने पूरे संसार को हमें गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। हम बात कर रहे हैं सर आइजैक न्यूटन की, जिनका जन्म 25 दिसंबर सन 1642 में इंग्लैंड के लिंकन शहर में हुआ। दरअसल उनके जन्म से लगभग 3 महीने पहले ही उनके पिता की किसी बीमारी के कारण वो दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जब न्यूटन का जन्म हुआ, तो वो एक अविकसित बच्चे के रूप में हुआ, जिसको बोलते हैं ना स्पेशल चाइल्ड। वो वहां से प्री मेच्योर बेबी में हुआ वो। तो अभी जो डॉक्टर्स थे उन्होंने तक मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, या अगर ये बच भी गए, हमें किसी प्रकार से इन्हें बचा भी दिया, तो ये आगे चलकर मंदबुद्धि का ही बालक होगा, ये तो गारंटी थी। जहां तक कि उनका आकार इतना छोटा था जब वो पैदा हुए थे, जब जन्म हुआ था, कि उनको बचाने के लिए कुछ दिनों तक उनको एक कॉलर जैसी मशीन में उनके पीछे से, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल पाए, वो मरे ना, इस प्रकार भी रखा गया था। तो इस प्रकार शुरुआत हुई उनकी। हर किसी ने दरकिनार कर दिया था कि देखिए, होता है ना जब स्पेशल चाइल्ड होता है या इस प्रकार होने वाला होता है, तो हर कोई उनको दरकिनार कर देते हैं। बहरहाल कुछ समय आगे बढ़ा और लगभग 2 साल के बाद उनकी क्रिश्चियन रीति रिवाज में उनकी बैप्टिज कर दिया गया। और बैप्टिज के नाम पर ही उनको उनका पिता का नाम, जो सीनियर आइजैक न्यूटन थे उनके पिताजी, तो उन्हीं के पिता के नाम पर उनका सर आइजैक न्यूटन उनका नाम दे दिया। 3 साल की उम्र में, जब 3 साल की उम्र में उनके हुए, तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। बनबस स्मिथ करके एक फादरी थे, और साथ साथ में उनका पेशा जो था वो किसानी पेशा था, तो उनसे शादी कर ली। अब वो शादी करके न्यूटन को अपने नाना नानी, न्यूटन के जो नाना नानी थे उनके यहाँ छोड़कर, मिस्टर एंड मिसेज एस्क्यू के यहाँ छोड़कर, और अपने जो दूसरे उनके पति थे उनके साथ वो रहने दूसरी जगह चली गई। अब न्यूटन को बचपन से लगता था कि, क्योंकि जिस स्थान पर उनका नाना नानी, जिस स्थान पर वो रहते थे न्यूटन, वहां से और उनकी माँ जहां जा चुकी थी, वो
उसके बीच दूरी ज्यादा नहीं थी, हार्डली 1 से 2 किलोमीटर के करीब होगी। तो हमेशा उनको लगता था कि मेरे पापा तो ऑलरेडी जा चुके हैं और मेरी माँ इस प्रकार से चली गई है, वो अपने जो जीवन है वहां काट रही है। अब होता है ना, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं हर कोई दरकिनार करता है। खैर माँ बापों के लिए तो अपने सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, लेकिन देखिए सच्चाई यही है। अब वो वहां पर चली गई, तो बचपन से ही न्यूटन का बचपना इस प्रकार से रहा कि बचपन तो छोड़ी, जब से पैदा होता है बच्चा वहां से उनको दुनिया ने दरकिनार करना शुरू कर दिया। क्योंकि मन बुद्धि थोड़े बहुत इस प्रकार के बालक तो वो थे। जब उन्होंने हर किसी ने दरकिनार करना शुरू कर दिया तो वो देखा करते थे कि मेरा अड़ोस पड़ोस वाला बच्चा कितने खुशहाल माहौल में, उनकी परवरिश और उनकी परवरिश में बहुत ज्यादा फर्क था। इसीलिए न्यूटन लास्ट तक भी अकेले अकेले ही रहते रहे। बाद में खैर बहरहाल 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया, ग्रैंथम नाम के स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। अब न्यूटन को जो स्कूली शिक्षा थी वो उन्हें राज नहीं आती थी। उनको पढ़ाई लिखाई से इतना मतलब पढ़ाई लिखाई, वो क्रिएटिव बहुत ज्यादा थे, वो सोचते रहते थे कुछ ना कुछ। अब उनके सोचने के कारण क्या होता था कि वो कभी कभार क्लास में अपनी कक्षा में सो जाते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत मानसिक तौर पर तो बचपन से ही हो गया था, तो सो जाते थे, या जब वो उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तो इसीलिए उनको स्कूल में भी स्पेशल चाइल्ड का दर्जा दिया जाता था। उनको क्लास में सबसे पीछे वाली सीट में बैठा दिया जाता था। हर कोई उनका मजाक उड़ाता था कि मतलब मजाक ही होता है ना जब हर कोई बोलता है तुम वहां पर बैठे रहो, मंदबुद्धि, बेवकूफ, ये नालायक, ये सारी चीजें उनके साथ चलती रही, बचपन से शुरू हो गई। वो क्रिएटिविटी वाले इंसान थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे क्योंकि परवरिश उस हिसाब से नहीं हुई थी। उनके स्कूल से जो उनका घर था वो थोड़ी दूरी पर था, तो वो क्या किया करते थे कि वो एक वहां पर केमिस्ट थे, एक दवाई की दुकान थी, वहां के जो मालिक थे वो उन्हें बहुत अच्छा मानते थे, तो वो उनके यहाँ चले जाते थे। उनके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, उन्होंने उनके लिए सन क्लॉक करके भी बहुत मतलब ऐसी ऐसी चीजें आविष्कार करके थे उनको बनाते। अब होता क्या था कि बच्चे जितने भी होते थे कि बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे कक्षा में, क्लासेस में, तो उसके कारण वो चिड़चिड़ापन न्यूटन पे आ गया, चिड़चिड़े रहने शुरू हो गए वो। दरअसल अब वो पढ़ाई में तो बेहद ज्यादा कमजोर थे, नालायक थे, लेकिन उनकी जिंदगी का असली मोड़ आना बाकी था। उनकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब एक दौरान क्या हुआ कि किसी बच्चे ने उनका मजाक उड़ाया। वो उससे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, क्योंकि होता है ना बचपन से आदमी नालायक, मंदबुद्धि, पागल है, सुनते सुनते उन्होंने उस बच्चे को एक पेट में मुक्का मार दिया, घुसा मार दिया। जब घुसा मारा तो टीचरों ने बहुत उनको बुरा भला कहा, साथ साथ में उनको कक्षा तक मतलब स्कूल से उनको निकाल दिया गया। फिर उनकी माता आई, उनकी माँ की गुजारिश के कारण कि मतलब इस प्रकार के बच्चों के लिए आप ऐसा ना करो, तब जाके दोबारा से दाखिला ले दिया। अब यहाँ पर न्यूटन को ये लगा, न्यूटन को बहुत गुस्सा आया होता, तो न्यूटन ने कहा कि मैं इस मसले को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला, एक मुक्के पे मैं इसको हराऊंगा। उस बच्चे को हराने के कारण न्यूटन का दिमाग खुला, उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ाई से हराऊंगा, मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, सबसे अच्छे नंबर ला के दिखाऊंगा क्लास में और तब जाके इसे हराऊंगा। क्योंकि जितने भी कक्षा में होनहार बच्चे थे, जिनके नंबर अच्छे आते थे, न्यूटन को पता था कि हर कोई उनकी इज्जत करता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कोई भी हो। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने अपना जुनून बना दिया पढ़ने को। धीरे धीरे करके ऐसा होता रहा कि वो क्लास में सबसे ज्यादा टॉपर बच्चों में उनका नाम शामिल होने लगा। तो सब कुछ, सारी जिंदगी थोड़ी बहुत पटरी पर आने वाली थी, लेकिन उसी दौरान 1659 में उनके दूसरे पिता भी चल बसे। उनके दूसरे पिता के जाने के बाद उनकी जो माँ थी, उनकी माँ अपने 3 बच्चों को लेकर वापस आ गई। अब उनकी माँ नहीं चाहती थी, उनकी माता नहीं चाहती थी कि न्यूटन पढ़े। वो ये चाहती थी क्योंकि उनकी जमीन जायदाद, उन पे थोड़ा जायदाद तो नहीं लेकिन जमीन उन पे काफी थी, तो वो ये चाहती थी कि ये अपने पारिवारिक बिजनेस को, पारिवारिक व्यापार को आगे लेके जाए, ये खेती का काम करना शुरू कर दे, ये किसानी का काम करना शुरू कर दे। लेकिन अब न्यूटन का जुनून बन चुका था पढ़ाई। अब न्यूटन अपने खोज में, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगे, वो इतने मशरूफ हो गए थे, लेकिन परेशानी उनके साथ थी। अभी यहाँ पर एंट्री होती है उनके गुरु की। उनके गुरु हेनरी स्टोक, उन्होंने जांच लिया था। देखिए, गुरु ही जानता है कि शिष्य कितना काबिल है। उन्होंने उनकी काबिलियत को जांच लिया था, तो उन्होंने बहुत गुजारिश की, क्योंकि उनकी माताजी उनको वापस लेके आ गई थी स्कूल से। उन्होंने गुजारिश की कि आप इसका टैलेंट मत मारो, बहुत अच्छा होनहार बच्चा है ये, आप इसको दोबारा स्कूल भेजो। लेकिन उनकी माँ बिल्कुल नहीं मानी। वो बोलते ना, परेशानियों का दौर तो चलता ही रहता है। अब न्यूटन
वो क्या करते थे कि जब उन्हें भेड़ चराने के लिए बोल देते थे कि भेड़ चरा कर आओ, वो भेड़ चराने के कारण अपनी भेड़ों को दूसरे के खेत में छोड़ दिया करते थे। शरारती थे, गुस्से वाले भी थे, तो वो दूसरे खेतों में छोड़ दिया करते थे। अब भेड़ जब दूसरों के खेत में जाती थी तो वहां पर उनका नुकसान होता था, बाद में उनकी माँ को उनका हर्जाना भुगतना पड़ता था। तो उनकी माँ भी बहुत मतलब बिल्कुल गुस्से में रहने लग गई, उनसे बिल्कुल नाखुश रहने लग गई। लेकिन न्यूटन भी अपने थे बचपन से, क्योंकि इतना स्ट्रांग बना दिया था बचपन में उन्होंने। अब यहाँ पर होता क्या है, फिर दोबारा से उनके जो गुरु है हेनरी स्टोक, वो दोबारा आते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके बच्चे की फीस भी हमने माफ कर दी है, इसको स्कॉलरशिप दे देंगे, लेकिन आप इसे स्कूल भेजो। अब उनकी माँ असमंजस में पड़ गई, वो नाराज थी बहुत ज्यादा। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो नाराज थी न्यूटन से, हर कोई नाराज था उनसे, लेकिन बोलते हैं ना कि हम इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, और ना हम इस दुनिया में किसी को भी खुश कर सकते हैं, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारी करीबी हो, चाहे हमारे परिवार वाले हो। इसलिए खुद को देखना पड़ता है कि कहां चले। अब ऐसी परिस्थिति में उनकी मां ने अपने जो सलाहकार जिनसे वो सलाह लेती थी, अपने भाई से पूछा कि मैं क्या करूं इस कंडीशन में। तो उनके भाई ने सलाह दी कि हाँ, जो ये मास्टर जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप न्यूटन को पढ़ाई के लिए भेजो। तो ना चाहते हुए भी उनकी माँ ने उनको शिक्षा के लिए भेज दिया। वहां पर भी वो बहुत अच्छा उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, वहां पर उन्होंने लैटिन भाषा सीखी, वहां पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद वो प्रस्थान करने के लिए चले गए विश्वविद्यालय में, यानी आगे की पढ़ाई करने के लिए। और बल्कि जिस जगह जहां पर प्राइमरी शिक्षा उन्होंने ली थी, वहां पर उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट भी लिखा था, आई न्यूटन, जो आज की डेट में वहां पर वो एक इस प्रकार का वो एक विश्व धरोहर बन चुका है। वहां पर लोग जाते हैं उस सिग्नेचर को देखने के लिए, आई न्यूटन। तो उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए ट्रिनिटी विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया बीए में। वहां पर उनको महान फिलोसोफर जैसे कि प्लूटो या जैसे कि एरिस्टोटल, उनको जानने का, उनको पढ़ने का मौका मिला। हाँ, इसमें एक बात और आती है कि जो शोधकर्ता थे, दरअसल वैज्ञानिक शब्द जो इजाद हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ। उससे पहले जो इस प्रकार के महान लोग होते थे उनको संबोधित किया जाता था फिलोसोफर या नेचुरल फिलोसोफर। तो वहां पर उन्हें पढ़ने का मौका मिला। उसी दौरान उन्होंने टाइटल लिखने भी शुरू कर दिए, और न्यूटन के जो एक बेहद प्रसिद्ध जो टाइटल उस समय का हुआ वो ये रहा कि मैं प्लूटो का दोस्त हूं, मैं एरिस्टोटल का भी दोस्त हूं, लेकिन सबसे पहले मैं विश्वास का दोस्त हूं। वो दरअसल वो टाइटल काफी चला था उनका। साथ साथ में उन्होंने एक ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था, एक समूह उन्होंने ज्वाइन किया जो था रॉयल सोसाइटी। तो रॉयल सोसाइटी में क्या हुआ करता था कि ये जितने भी महान थे, उस समय बहुत सारी खोजें हो रही थी, तो जितने भी लोग थे या जितने भी बुद्धिमता लोग थे वो वहां पर उस सोसाइटी का हिस्सा हुआ करते थे। वो आपस में बातें शेयर किया करते थे, साझेदारी किया करते थे, जो भी आविष्कार वो करते थे। तो उन्होंने जब वो सोसाइटी ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपना आदर्श माना और उन्हें पढ़ने का मौका मिला महान वैज्ञानिक जैसे गैलीलियो कैप्लर को उन्होंने अपना आदर्श मान लिया। दरअसल न्यूटन ने यह सोचा कि हमसे भी इतने समय पहले इन वैज्ञानिकों ने, जबकि उस समय तक साधन बहुत ही ज्यादा नाक मात्र के बराबर होते थे, कैप्लर ने ये कह के पूरे संसार को सन्न कर दिया और ये पूरा चैलेंज दिया। 2000 वर्ष पूर्व का पूरा जो आता था उसको चैलेंज किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने चुनौती दी 2000 साल पुरानी मान्यता को, और बाद में जाके वो सच भी साबित हुई। यहाँ तक कि गैलीलियो ने जो पार्ट्स ऑफ बॉडी मोशन के ऊपर जो जितने भी सिद्धांत दिए, तो उनसे न्यूटन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदर्श मान लिया इनको कि इन्होंने इतनी पुरानी मान्यताओं को भी चेंज करते हुए इस प्रकार का किया। तो वहां से न्यूटन ने अपना पूरा फोकस, अपना पूरा जुनून, लक्ष्य भी उन्होंने बना दिया विज्ञान के लिए। उन्होंने अपने पूरे शरीर को न्यौछावर कर दिया और डेडिकेटेड हो गए विज्ञान। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा जूझना पड़ा। और वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना बहुत जरूरी है। हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने से पहले भी हमें सांस छोड़नी पड़ती है, तब हम सांस लेते हैं। तो कुछ भी पाने के लिए अगर बहुत बड़ा पाना है तो उसके लिए त्याग भी बहुत बड़ा होता है। हम बात करेंगे शारीरिक कष्ट की।
तो तकरीबन 1664 में उन्होंने अपने पूरे शरीर को डेडिकेटेड कर दिया था विज्ञान से, यहां तक कि वो खाना पीना भी भूल गए थे, खाना खाना पानी पीना तक भूल गए थे। और यहां तक उन्होंने अपने आप को ऐसा डेडिकेटेड किया, जुनून बन गया उनका विज्ञान, कि एक बार उन्होंने सूर्य को नंग आंखों से देखने की कोशिश करी खाली प्रयोग के कारण, जिसके कारण उनकी आंखों की दोनों रोशनी चली गई, रोशनी जा चुकी थी। वो तो ये रहा कि 4-5 दिन उनको एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखना पड़ा, तब जाके उनको जब 6वें दिन निकाला गया तब उनकी रोशनी थोड़ी बहुत वापस आई। तो इस तरह से जुनून उन्होंने अपना शुरू कर दिया था विज्ञान के प्रति। कुछ मानसिक कष्टों के बारे में भी बात करते हैं। दरअसल उस समय जो गणित विषय था, गणित ऐसा विषय नहीं था जो क्लासेस में या शिक्षा जिसकी दी जाती थी, क्योंकि उस समय ये शुरुआती हुई थी, गणित की शुरुआत हो रही थी। तो इसमें बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे सूत्र थे जो अलग लोग दे रहे थे, जो अलग विज्ञान मतलब अलग जो विद्वान थे वो दे रहे थे। अब वो कोई अपना फिलॉसफी दे रहा था, कोई अपना फिलॉसफी। यहाँ पर इनको न्यूटन को गणित की तो कोई विशेष इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर टिग्नोमेट्री शुरू कर दी, टिग्नोमेट्री इन्होंने शुरू कर दी पढ़ना, और उन्होंने इस प्रकार की काफी सारी चीजें और कर दी। अब इन्होंने फिर अपने कुछ नियम बनाए, सिद्धांत बनाए, जितने भी इन्होंने शोध किए, इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ऐसे सिद्धांत भी इजाद किए जो अरस्तु, जो सबसे महान वैज्ञानिक थे, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा क्रैश करता था। तो जब उनको क्रैश करने लगा तो लोगों ने उनकी बहुत मजाक उड़ाई। देखिए, अरस्तु ने जो खोज की थी वो अपने लेवल पे महान थे, लेकिन कुछ इन्होंने जो शोध की, देखिए होता है कभी कभार, दो महान चीजें जब होती है तो थोड़ा क्रैश हो जाता है। क्रैश के कारण क्या हुआ कि न्यूटन की दरअसल उस समय तो कोई विख्यात तो थे नहीं, वो तो आम नागरिक ही थे। तो जो उनका ग्रुप था, जो उनका रॉयल सोशल ग्रुप था, उन्होंने भी उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उनके शोधों को बिल्कुल उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्कुल बेकार शोध है। यहाँ तक कि उस सोसाइटी में जो सबसे महान वैज्ञानिक भी हुए, रॉबर्ट हुक, उन्होंने उन्हें ओपनली चैलेंज किया कि ये तुम्हारा ये जो सूत्र है बिल्कुल बेकार है, तुम्हारी संरचना बिल्कुल बेकार है। सोचिए, इतने महान लोग जिसके सोसाइटी का हिस्सा है आदमी, और उस सोसाइटी में सारे ही महान लोग हैं, वो किसी एक व्यक्ति को कह दें कि भाई तू बिल्कुल बेकार है, तेरा ये फॉर्मूला बेकार है और तुम बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, तो किस प्रकार से मनोबल गिरेगा। लेकिन न्यूटन बोलते हैं ना कि बचपन से ही पत्थर खाकर, हथौड़े पढ़ पढ़ के उनका जीवन बना था, तो वो इससे इतना बौखलाते नहीं है। खैर, एक बार में तो एक परिस्थिति तो ऐसी भी आई जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, तो न्यूटन ने वो छोड़ने का निश्चय कर दिया, वो रॉयल ग्रुप। वहां पर एक होली नाम की एक वहां पर वो आई जो फंड रिलीज करने वाली आई, तो उन्होंने फंड रिलीज करवाया वहां से। अब उनके फंड के कारण उनकी काफी सारी जो, क्योंकि उस समय वो पुस्तकें बहुत लिखते थे, आर्टिकल्स बहुत लिखते थे, उनके लिए फंड की जरूरत थी। तो होली जो लेखिका या जो इन्वेस्टर है वो आई, उन्होंने उनकी मदद करी उनको पब्लिश करने में। तो उनकी सबसे जो पब्लिश उस समय की जो थी वो थी द लॉ ऑफ वर्ड्स, सॉरी सिस्टम ऑफ द वर्ड, ये थी उनकी वो। तो इस प्रकार से उन्होंने शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। अब बात आती है लगभग 1665 में, जब प्लेग महामारी आई। प्लेग महामारी में क्या रहा कि ये फेलोशिप कर रहे थे जिस इंस्टीट्यूशन से, जिस विद्यालय से, ट्रिनिटी से कर रहे थे, वो बंद हो गया, क्योंकि लगभग सारी चीजें बंद हो गई थी, महामारी आ गई थी। जब वो बंद हुआ तो इन्हें ना चाहते हुए भी इन्हें घर जाना पड़ा, क्योंकि घर से तो दूर थे ही वो, क्योंकि घर का माहौल ही बचपन से ही ऐसा था कि परवरिश की घर को पसंद नहीं करते थे। फिर भी उन्हें घर जाना पड़ा महामारी के दौरान। लेकिन किसको क्या पता था कि जो घर जा रहे हैं वो इतिहास, वो युगों को बदलने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल घर में आ गए, ना अड़ोसियों से मिलते, ना पड़ोसियों से मिलते, ना अपने करीबियों से मिलते, बस अपने ही उसमें खोए रहते। यहाँ पर आई सबसे ऐतिहासिक स्थिति या ऐतिहासिक समय आया एप्पल का। हर किसी ने स्टोरी सुनी है एप्पल स्टोरी की। इस प्रकार से जब एप्पल उन्होंने गिरते हुए देखा कि एप्पल जमीन की ओर गिर रहा है, तो क्या रीजन होगा। फिर उन्होंने और शोध करना शुरू कर दिया कि सारी चीजें ऊपर से लेकर नीचे तक आती है। अब उन्होंने ये इजाद किया कि कोई ऐसी शक्ति या कोई इस प्रकार का बल है जो केंद्र, पृथ्वी के केंद्र में रहता है, कि जितनी भी वस्तुएं होती है वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होती है, आकर्षक होती है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन फिर एक जहन में और आया कि अगर ऐसा ही, अगर सब सारी चीजें आकर्षित होती है तो ऊपर जो चांद सितारे हैं, सूरज है, ये क्यों आकर्षित नहीं होता। फिर उन्होंने और शोध करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने ये पाया कि एक बल ऊपर से लगता है, एक बल नीचे से लगता है, जिसको कहते हैं
ग्रेविटी ऑफ लॉ यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। और वो एक ऐसा नियम इजाद उन्होंने उस समय उस दौरान कर दिया। आज की डेट में साइकिल चलती है या हम खुद में भी चलते हैं तो वो भी ग्रेविटी के कारण चलते हैं। हमारे ब्लड फ्लो जो हो रहा है वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है। हम जो जितनी बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं, इमारतें बनती है, बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती हैं, पुल बनते हैं, ये सारे ग्रेविटी को लेकर ही चलते हैं। आज के युग में भी सन 1600 कहाँ रह गया और आज हम 2000वीं शताब्दी में है। आज भी न्यूटन के लॉ को हर कोई फॉलो करता है। कोई विमान ऊपर उड़ेगा, किस हिसाब से उड़ेगा, कोई रॉकेट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना ईंधन लगेगा, वो सारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इस प्रकार वो ऐसी सौगात पूरे विश्व को, पूरे संसार को देकर चले गए। देखिए, जब तक ये पृथ्वी में एक एक कण रहेगा ना, एक एक व्यक्ति रहेगा, जब तक जो लास्ट व्यक्ति भी रहेगा ना, वो भी उस नियम को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार उन्होंने फिर और भी कई सारे आविष्कार किए, काफी सारे शोध किए, जिसमें कि जो टेलीस्कोप था, उस समय का टेलीस्कोप से लगभग 6 गुना कम आकार का टेलीस्कोप, और उस वक्त उन्होंने उसमें शीशे का इस्तेमाल किया था। जो पहले के जो टेलीस्कोप आया करते थे वो लेंस का इस्तेमाल करते थे, तो वो भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान के ऊपर निछावर कर दी, विज्ञान को, और हम सभी को कृतज्ञ किया इतने महान महान आविष्कारों को। पूरी जिंदगी भर विज्ञान के लिए काम करते रहे, शादी नहीं की, और लगभग अपने जब तक वो अपने आखिरी जीवन में भी थे तब तक अपनी भतीजी कैथरीन ने उनकी सेवा की, उनके साथ रहा करते थे, क्योंकि शादी नहीं करी थी तो कोई था नहीं आसपास। तो वहां पर भी वो पूरे डेडिकेटेड रहे विज्ञान की ओर, और हमें कुछ ना कुछ जो बड़ी बड़ी आविष्कार हैं वो देने की कोशिश की। और फिर लास्ट में वो लगभग 1726 में 84 साल की उम्र में वो इस संसार को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए, और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में उन्होंने अंकित कर दिया। तो एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी शख्सियत, अगर हम पूरा समराइज करें, बचपन में पैदा हुए, डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि ये बच्चा बच नहीं पाएगा, या अगर बच्चा बच भी गया तो भीड़ इकट्ठा करेगा, क्योंकि ये मंदबुद्धि बच्चा होगा, क्योंकि अविकसित पैदा हुआ था। बहरहाल जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई। माँ ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी जगह चले गई। ना माँ का प्यार मिल सका, ना बाप का प्यार मिल सका, ना पिता का प्यार मिल सका, ना अड़ोसियों ने प्यार किया, ना पड़ोसियों ने किया, ना रिश्तेदारों ने किया। क्योंकि क्या था कि स्पेशल चाइल्ड थे, अविकसित बच्चे थे, मंदबुद्धि थे, थोड़ा दिमाग कम था, और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं या इस प्रकार के व्यक्ति से हर कोई दूर जाना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। आजकल की डेट में भी, बल्कि इतना एडवांस हो चुका है जमाना, लेकिन आज भी बंद रहे। स्कूल में जब गए तो उनकी परवरिश ऐसी नहीं हुई थी जो आम बच्चों की हुई थी। प्यार उनको कभी मिला नहीं, दोस्त उनके कभी नहीं बने। स्कूल में गए तो स्कूल में हर कोई पागल, बेवकूफ, मंदबुद्धि, इस प्रकार से उनको संबोधित किया करता था। तो बचपन में सोचे बच्चे को क्या फर्क पड़ेगा, किस प्रकार से प्रेशर में रहेगा। बहरहाल आगे जाके बढ़े, जब उन्होंने अपना जुनून तय कर लिया था कि मैं अब पढ़ाई करूंगा, वहां से फिर चैलेंज आया, फिर परेशानी हुई। माँ ने फंड करना बंद कर दिया, माँ ने स्कूल छुड़वा दिया, बड़ी मुश्किल करके अपने गुरुजी के आशीर्वाद से दोबारा से दाखिला लिया स्कूल में। कॉलेज पढ़ने गए, वहां भी आलोचनाओं का सामना। जब अपना एक अलग सा सोशल ग्रुप, जो रॉयल सोसाइटी ज्वाइन की, जो बुद्धिमान लोगों की सोसाइटी थी, वहां गए, वहां पर अपने आविष्कार जो उन्होंने किए थे, इजाद, वो वहां लेके गए। सबने मजाक उड़ाया कि क्या है तुम, क्या अपने इतने बड़े हो गए मंदबुद्धि बालक कि तुम इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों के ऊपर आलोचना नहीं, उनको थोड़ा क्रैश करोगे, उनकी बातों की अवहेलना करोगे, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्रैश कर रहा था। ऐसा होता है ना कि कोई दो महान लोग बैठते हैं आमने सामने, तो उनकी बातें थोड़ी हल्की सी क्रैश तो हो जाती है। इस प्रकार की आलोचना का सामना करना पड़ा। रॉयल सोसाइटी से उन्हें निकालने की पूरी कोशिश हो गई थी कि तुम निकल जाओ, तुम इसके लायक नहीं हो। यानी हमेशा उन्होंने इस प्रकार के संघर्ष ही किए, अपने आप को ऐसा डेडिकेटेड कर दिया था कि अंधे हो गए थे। अगर अंधे हो गए थे, सूर्य को ऐसा देखा था कि अंधे हो गए थे। तो इस प्रकार की, लेकिन वो बोलते हैं ना, लक्ष्य, एक बार लक्ष्य और गोल किसी को पता चल गया तो उसके बाद वो ना अड़ोसी को देखता, ना दाएं देखे ना बाएं देखे, वो अपने गोल के ऊपर चल जाता है। तो आज 25 दिसंबर उनकी जयंती पर आपको भावभीनी तो नहीं बोलूंगा, गौरवान्वित श्रद्धांजलि, क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये जीवन रहेगा, जब तक एक लास्ट व्यक्ति भी रहेगा, वो गुरुत्वाकर्षण के नियम जो आपने इजाद करके संसार को दिया है वो हमेशा फॉलो करेगा जब तक ये दुनिया रहेगी।
तो आपको गौरवानी श्रद्धांजलि। और वो कहते हैं ना कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। नमस्कार।